गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे मैं तकसीर अहमद आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.3 के हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर तीसरे से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या। अब आपको हम बता दें कि अब जो प्रॉब्लम आने वाली है वो वर्ड प्रॉब्लम रहेगी आपको। और वर्ड प्रॉब्लम से क्या करना रहेगा, पहले आप अब इसमें आपको रैखिक समीकरण नहीं देगा। इससे पहले क्या दे रहा था, रैखिक समीकरण दे रहा था और उसको सॉल्व करना था और एक्स और वाई का मान निकालना था। लेकिन अब जितने क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम के रहेंगे और वो क्या रहेगा, ऐसे शब्द दिए रहेंगे, एक सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस से आपको रैखिक समीकरण खुद बनाना रहेगा। क्या है, रैखिक समीकरण खुद बनाना है और रैखिक समीकरण बनाने के बाद उसको सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकालना है। ठीक है, एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब वर्ड प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको 3 प्रकार की प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत देखा जाता है। पहला क्या होता है आपको पता भी होगा, पहला जो होता है वो संख्याओं का खेल रहता है। संख्या आपसे पूछ लेगा, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इनका योगफल, गुणनफल, भागफल, कुछ ऐसे देगा। पहला जो एग्जाम के दृष्टिकोण, एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है वो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो भिन्न के नज़रिए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 घटा दिया जाए, तो वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो वो आयु का है। जैसे बोला कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब तीसरे का पहला पार्ट है शायद, हाँ तीसरे का जो पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है और ये संख्याओं का खेल है। तो इसको पढ़िए और देखिए, एक एक स्टेप को पढ़िए, पढ़ते जाइए और वहाँ से सेंटेंस बनाने, मतलब स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के आप इसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। देखिए कैसे करते हैं हम। पहले क्वेश्चन को अच्छे से 2 या 3 मरतबा आप अच्छे से पढ़ लिया करिए। तो देखिए क्या है, 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या रहता है, जिनको हमको निकालना रहता है हम उन्हीं को मान लेते हैं। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें मतलब किसको, संख्याओं को। तो यहाँ पे हम संख्याएं ही मान लेंगे। तो मानेंगे क्या, कैसे, देखिए हल करेंगे। तो हल करेंगे माना इसमें देखो 2 संख्याओं की बात किया है तो 2 संख्याएं होंगी तो हम इसको मानेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो मान लेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, आप ऐसे मान लेंगे इसको। उसके बाद देखिए पहला लाइन पढ़िए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का क्या मतलब होता है, घटाना, माइनस करना। तो 2 संख्याओं का अंतर -26 है, तो अंतर का मतलब होता है माइनस। इसका मतलब यह है कि अगर x में से y को हम माइनस कर दें तो उनका अंतर कितना है, 26। अब यहाँ पे ये हमने नहीं क्लियर किया कि बड़ी कौन है छोटी कौन है। हम जिसको पहले लिख देंगे वो बड़ी मानी जाएगा, जिसको बाद में लिख देंगे उसको छोटी। तो इसने जो पहली शर्त बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो मतलब अगर इसका फर्स्ट शर्त हम देखें, प्रथम शर्तानुसार अगर इसका हम देखें, जो इसने पहला बोला है कि प्रथम शर्तानुसार 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो 2 संख्या x और y है, तो और x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है, 26। यही है, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है, 26 कर दिया। इसी को आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए बात करिए, दूसरी लाइन पढ़िए आप। अब दूसरी लाइन बोला एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। अब ये दूसरी शर्त बोला है, ये पहली शर्त से पहला इक्वेशन हम बनाएंगे, दूसरी शर्त से दूसरा। वर्ड प्रॉब्लम में आप जितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी में 2-2 शर्त देगा। एक शर्त से एक इक्वेशन, दूसरे शर्त से दूसरा इक्वेशन। तो ये दूसरी शर्त, सेकंड शर्तानुसार क्या करेंगे, सेकंड शर्तानुसार, ठीक है, क्या बोला है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब x, एक संख्या ये है, दूसरे की 3 गुनी है। दूसरी क्या है, y है, y का कितना है, 3 गुनी है, तभी तो बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो गया, 3y। इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर आप इसको
विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरफ ट्रांसफर करके -3y दिखा देना है और बराबर 0 कर देना, x से x कट जाएगा। लेकिन हम जो कि जैसा कि आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी प्रतिस्थापन से करेंगे। और प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, किसी x या y का मान निकालते हैं। तो ये तो ऑलरेडी x का मान निकाल के दे दिया है, इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो x का मान है उठा के समीकरण नंबर पहले में रख के y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण x 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर दिया गया है आपको 26। ठीक है, तो x का मान 3y है तो 3y इसको रख कर दीजिए, 3y माइनस वाई इक्वल दिया है 26। अब 3y में से 1y निकल जाएगा तो y बचेगा, तो ये 2y हो जाएगा, 2y बराबर 26। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल 26/2, 2 से इसको काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो ये आ गया y बराबर 13। अब y का मान निकल गया, अब x का मान निकाल दीजिए, तो इसी में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, x बराबर क्या दिया गया है, 3y। तो रखिए x बराबर, y का मान कितना दिया गया, 13 दिया गया है, तो रख दीजिए 3 मल्टीप्लाई 13, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। तो जो दोनों संख्याएं दिया गया है वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 39 और 13 है, जिनका अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, और जिनका एक संख्या दूसरे की गुना कितना हो जा रहा है, 3 गुना, वो 13 और 39 होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसका आंसर आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में आप सॉल्व कर रहे हैं और आ गया तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे ये बोला है ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये देखिए दोनों संख्या ये आ गई। अब इसमें देखिए बड़ी कौन सी है, बड़ी 39 है, तो 39 में से अगर 13 घटाने पर 26 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो 39 में अगर आप 13 माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, 26। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पहली संख्या बराबर, अतः लिखिए अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी कितनी होगी, 13, दूसरी 13। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले और एग्जाम में लास्ट में ऐसे लिख दिया करिए जरूर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, वही वर्ड प्रॉब्लम है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर कोण की बात कर रहा है, दो कोण है और उनका ये चीज़ हमको सेटिस्फाइड करना, मतलब ये चीज़ बोला है। तो सबसे पहले इसमें एक नया टर्म आया है, वो है संपूरक कोण। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संपूरक कोण होता क्या है। संपूरक कोण कोई एक कोण नहीं होता, संपूरक कोण दो कोणों से मिलकर बना होता है। ऐसे दो कोण जिनको प्लस करने पर या जिनका योगफल कितना आ जाए 180 के बराबर, उन्हीं कोणों को क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनको प्लस करने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है, उन्हीं को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो अगर ये दो कोणों का बात किया है तो वो दोनों कोण कौन, अगर देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब एक ही स्टेटमेंट दिया है। जो हम पहली शर्त और दूसरी शर्त बनाते हैं, इसमें केवल एक ही शर्त दिया है, एक शर्त इसमें छिपा हुआ है क्वेश्चन में। छिपा क्वेश्चन में नहीं, छिपा केवल इसी वर्ड में है। क्या बोला है कि संपूरक कोण। तो जैसे ही संपूरक की बात आएगी तो हमेशा दो कोण आएंगे। तो पहली चीज तो हम ये करेंगे, मान लेंगे। देखिए इसका हल कैसे करेंगे, पहली चीज तो हम मानेंगे कि माना पहला कोण x, माना पहला कोण x तथा दूसरा कोण y है, दूसरा कोण y है। इसको हम पहले तो मान लेंगे। ठीक है, अब
समपूरक कोण का मतलब ये दोनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए 180। तो पहला तो यही आ गया कि x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 180। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि संपूरक कोण ही वो होता है जिनका योगफल प्लस 180 होता है। तो अगर ये दोनों कोण है तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, हमने कर दिया। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या बोला है कि छोटा कोण जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण अगर x को माने, यहाँ पे लिख सकते हैं पहला कोण की जगह बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर बड़ा कोण क्या हो जाए, हम x को मान लें, बड़ा कोण हम x को मान लें और छोटा कोण y को मान लें, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है? x अधिक है ना। तो अगर बराबर दिखाना है तो 18 जोड़ेंगे किस में? y में जोड़ेंगे, तो y प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अगर 18 इसमें जोड़ देंगे तो भैया ये बराबर नहीं होगा, ये तो अधिक है। कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो अगर हम किसी दूसरे से 18 अधिक होंगे तो हमारे बराबर कब होगा? जब हम उसमें 18 जोड़ देंगे। तो वही चीज, ये तो 18 ज्यादा है, तो इस x और y दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? y में 18 प्लस कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेंगे। अब देखिए वही प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। इसमें x का मान ऑलरेडी दिया गया है, तो x का मान उठा के समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहां लिख दीजिए x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 है। ठीक है, तो x का मान कितना है? y प्लस 18 है, तो y प्लस 18 और प्लस y बराबर 180 दिया गया है। आया समझ में आपको? अब देखिए ये y है और ये y है, दोनों जुड़ जाएगा तो 2y हो जाएगा। 2y प्लस 18 बराबर 180 दिया गया है। ठीक है, अब ये 18 उस तरफ जाएगा तो 2i बराबर कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे 180 और माइनस 18। ठीक है, तो 2i बराबर, देखिए 180 में से 18 निकलेगा तो कितना आएगा? 162 आएगा। ठीक है, तो ये 10 से 8 जाएगा, 2 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ 7 रहेगा, 7 से 1 जाएगा 6 और ये आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 उस तरफ जाएगा तो 162 और इसको 2 यहाँ से कर देंगे। तो ये डिवाइड जब होगा तो कितने टाइम जाएगा? 2 8 जा 60 और ये 81। 81 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो 162 मिल जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 81। तो y बराबर कितना हो गया? y बराबर आ गया आपका 81 डिग्री, क्योंकि ये कोण की बात कर रहा है तो ये डिग्री में आएगा। तो y बराबर 81। तो y का मान उठाकर अगर समीकरण नंबर 2 में रख दें तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x बराबर क्या दिया है आपका? y प्लस 18। तो x बराबर, y का मान कितना है? 81 निकाले हैं आप। 81 प्लस 18, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 8 और 1 कितना होता है? 9 होता है, 9 हो जाएगा। और ये होता है 8 और 1 कितना होगा? 9 होगा, 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 99 डिग्री। समझ में आया? तो ये दो जो कोण होंगे, वो पहला कोण कितना होगा? बड़ा वाला कोण। यहां पर आप पहला कोण माने हैं तो इसको यहां पे बड़ा कोण लिख सकते हैं आप, बड़ा कोण। और इसको जो दूसरा माने हैं इसको आप छोटा कोण लिख सकते हैं, छोटा कोण। ठीक है, तो पहला जो बड़ा कोण आएगा वो 99 आएगा और जो छोटा कोण आएगा वो 81 आएगा। और हमने क्या बोला है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। पहली चीज तो अगर एक ये संपूरक कोण है तो इनका योगफल 180 आना चाहिए। जोड़िए 99 और 81 को कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। और दूसरा क्या हो, छोटा कोण से 18 अधिक है, तो अगर 99 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। इसका मतलब जो हमने मान निकाला है वो सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। देखिए तीसरे का थर्ड पार्ट क्या है कि एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी हैं। क्या वो कर रहा है? कोच है क्रिकेट का, मैच जो सिखाते हैं, वो बोले हैं कि 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीद रहे हैं? 3800 में खरीद रहे हैं। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी हैं। तो 1 बल्ले और 1 गेंद की कीमत, हमने क्या बोला है? जो पूछा है पहले उसी को हम मान लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? मान लेंगे, माना, हल करेंगे तो मानेंगे
पहला माना एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत माना एक बल्ले की कीमत x मान लेंगे तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। ठीक है, इसका मानेंगे कि एक बल्ले की कीमत x रुपए है और एक गेंद की कीमत कितनी है, y रुपए है, ऐसे मान लेंगे। अब वही चीज शर्त पढ़नी है और करना है। तो ये प्रथम शर्त इसकी क्या बोला है, फर्स्ट शर्तानुसार अगर हम लिखें, प्रथम शर्तानुसार लिखें तो देखिए क्या बोला है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी है। तो अगर एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी। अगर हम दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं, एक सामान हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं, अगर x की जगह पे 5 रुपए रख दें तो 7 वो बल्ले खरीदना है तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 35 आएगा ना। तो 7 पचे 35, तो मतलब जो एक बल्ले की कीमत है उससे अगर 7 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 7 बल्लों की कीमत हमको पता चल जाएगी। तो वही करेंगे कि एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। और क्या बोला है, 6 गेंद की कीमत, और साथ में 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 6x। ठीक है, 6 गेंद की कीमत हो जाएगी 6x। अब 7 बल्ले और 6 गेंद खरीद रहा है, जब इन दोनों 7 को खरीद रहा है तो पूरा पैसा कितना दे रहा है, 3800 रुपए दिया है। ठीक है, मतलब अगर इन दोनों को साथ में खरीद रहा है तो जोड़ेगा, मतलब इसका कुछ रुपए देगा, इसका कुछ रुपए देगा, तो जब दोनों को प्लस करके वो टोटल कितना दे रहा है, 3800 रुपए। तो मतलब इसका अलग दाम होगा, इसका अलग दाम होगा। यहाँ पे तो गेंद क्या y है तो यहाँ पे y लिखेंगे। आया समझ में, इसी को इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए दूसरी शर्त पढ़िए और यहाँ पे लिखिए सेकंड शर्तानुसार। अब सेकंड शर्तानुसार ये क्या बोला है कि 3 बल्ले की कीमत हम 3x मान लेंगे, 3x हो जाएगा। और क्या साथ में दिया, 5 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 5y, और ये कितना होगा 1750 मानेंगे। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हमको x और y की कीमत निकालनी है। तो सॉल्व करने के तरीके आपको 3 है, लेकिन अभी तो प्रतिस्थापन से पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन से करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या दिया है, 7x प्लस 6y बराबर कितना है, 3800। ठीक है, जब ये 3800 है तो 6y को पहले उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब x का मान निकालना है तो 7 को भी उस तरफ ले जाएंगे, तो 7 जब जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y और अपॉन क्या हो जाएगा, 7। यह आ गया आपका x का मान। अब इस x का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो आपको y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे वही चीज करिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, 3x प्लस 5y इक्वल दिया है 1750 है, 1750 आप लिख दीजिए। ठीक है, अब x का मान 38 ये है तो x की जगह वही लिख दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 3800 माइनस 6y यहाँ पे दिया गया है, और इसके नीचे पूरा क्या है, 7 है तो 7 कर दीजिए, प्लस ये 5i है, 5i कर दीजिए, बराबर कितना है 17500। ठीक है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 8 3 24, 24 का 4 2 कैरी होगा, 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा। तो 11400 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अब माइनस करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 18y हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे 7 है, नीचे 7 ऐसे लिख दीजिए, और ये प्लस 5i है, प्लस 5i भी इसको ऐसे ही लिख दीजिए, बराबर कितना दिया है 1750, इसको ऐसे लिखिए।
अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हल करने का तरीका वही है, इसके 1 मान के एलसीएम करेंगे तो 1 कर, ये देखिए एलसीएम इसका कितना आएगा 7, इसका एलसीएम आ गया। ये 7 से 7 डिवाइड होगा, 1 टाइम जाएगा तो ये 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये 11,400 ही रहेगा, ठीक है, माइनस ये 18y ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 7 बार जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो ये 35y हो गया, बराबर वो क्या हो जाएगा 1750, ठीक है। अब 11,400 उधर जाएगा तो उसको ले जाइए उधर, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 35 है तो ये 18 है, तो 35 में से 18 जाएगा 17 आएगा, ये 17 आ गया 17y, ठीक है। और बराबर क्या करेंगे, इसका ये उधर मल्टीप्लाई में भी चला जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, 7 5 जो 35, 35 का 5 3 कैरी करेंगे, 7 7 जा 49, 49 और 3 42, 42 का यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 कैरी होगा, 7 1 जा 7 और 4 11, ये होगा 11 24, ठीक है। तो अब ये 17 है, ये 17y बराबर, ये देख लीजिए मल्टीप्लाई सही हुआ है आपका, 7 0 0, 7 5 35, 35 का 5 3 कैरी होगा, 7 7 49, 49 और 3 52, 52 का 2, 52 का 2 होगा, 5 कैरी होगा, 7 1 7 5 12, ये होगा ये, ठीक है। अब इसको ये 12 हो जाएगा, तो अब ये 17y इसका मल्टीप्लाई इधर, और ये जो बचा हुआ ये देखिए यहाँ पर 11,400, ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 11,000 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये 11,400 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 17y, इन दोनों को सॉल्व करिए तो इनका जब माइनस करेंगे तो आएगा 850, ठीक है, माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 850, तो 850 और ये 17y उस तरफ जाएगा तो ये आएगा 850 और भाग हो जाएगा किससे 17 से, और 17 25 85, मतलब y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया यहाँ आपको 50। देखिए y बराबर 50, मतलब एक जो गेंद की कीमत होगी वो कितनी होगी 50 रुपए। अब देखते हैं, ये y का मान हमने निकाल दिया है, अब x का मान निकालते हैं। तो x के लिए हम यहाँ पे y का मान इसमें रख दें तो देखिए क्या होगा, ये 3800 है, 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 मतलब 50, और नीचे क्या है 7 है, 7 कर देंगे। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 6 35, तो ये 3800 हो जाएगा, 3800 माइनस 300 और अपान 7। अब इसको थोड़ा इधर देख लीजिए, जगह कम पड़ रहा है, तो 3800 में से 300 निकलेगा तो कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 3500, और ये 3500 और नीचे कितना है 7, 7 से काट दीजिए तो 5 टाइम जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 500, ठीक है। तो अतः क्या है कि एक गेंद की कीमत 50 रुपये है और एक बल्ले की कीमत कितनी आ रही है 500 आ रही है, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा निकालना है और हमको प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालना है, मतलब फिक्स जो भाड़ा है उसको निकालना है, और 1 किलोमीटर चलने पर भाड़ा हमको कितना देना होगा उसको निकालना है। और साथ ही साथ एक और चीज़ पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप करिएगा तो हमेशा क्या करिएगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम दी रहेगी उसको 2 से 3 मरतबा पढ़ने की कोशिश करिएगा। जब इससे पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, करना क्या है और निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ा करिए, एक बार पढ़ने पे समझ में ना आए उसको 2 बार, और एक एक सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करिए और उससे मैथ की भाषा में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि मतलब जो हमसे पूछा रहता है वही चीज़ हम मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, ये पूछा कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमको निकालना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो आप समझिए पहले नियत भाड़ा हम किसको कहेंगे, नियत भाड़ा क्या होता है। हमारे दिमाग में आएगा कि ये नियत भाड़ा क्या है।
और 10 किलोमीटर पर क्या भाड़ा है। तो देखिए नियत भाड़ा वो होता है जैसे हम कोई टैक्सी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जाने के लिए, तो पहले ही वो अगर उस ड्राइवर से हम बात करने जाते हैं तो वो बोलता है भैया कि हम टैक्सी का ले जाइए आप इसको, और उसका ले जाने का हम आपसे 1000 रुपये लेंगे, ठीक है, केवल हम किराए पर देने के लिए 1000 रुपये देंगे, और आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसका हम प्रति किलोमीटर 10 रुपये लेंगे। वो कुछ ऐसी शर्त दे, तो ये तो फिक्स हो जाएगा। अब आप जितने किलोमीटर जाएंगे उतने 10 बढ़ता हुआ चला जाएगा। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 10, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2, ऐसे ही बढ़ता हुआ आपको चला जाएगा। तो नियत भाड़ा क्या होता है, एक फिक्स रहता है, कोई भी लेगा, हम लेंगे, आप लेंगे, तो वो नियत भाड़ा फिक्स है 1000 रुपये, माना है हमने यहाँ पे 1000 रुपये, ठीक है। और जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से भाड़ा आपका बढ़ता घटता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए तो जो निकालना है उसी को हम मानेंगे। तो सबसे पहले देखिए हल मान लेंगे, माना नियत भाड़ा, माना टैक्सी का, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x, नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। ये रुपए में मानेंगे, x रुपए और y रुपए है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब आपको वही जो हम बोले थे, दो इसमें इक्वेशन बनाना रहेगा, तो 2 शर्त दी रहेगी। तो पहली शर्त पढ़िए, यहां तक कोई मतलब नहीं, यहां से पढ़िए। पहली शर्त आपको यहां से दिया गया है, क्या दिया है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए वो कितना दे रहा है, 105 रुपए दे रहा है। तो वो 105 रुपए जो दे रहा है, टोटल 10 किलोमीटर वो चल रहा है, 105 रुपए दे रहा है। तो उस 105 रुपए में नियत भाड़ा भी प्लस होगा और आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा भी प्लस होगा, ठीक है। तो जो भी किराया बन रहा है वो नियत भाड़े से मिलकर बन रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो जो भाड़ा बन रहा है, जो भाड़ा बन रहा है आपका, पैसा जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा और प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। तो ये जो भाड़ा वो दे रहा है वो टोटल कितना दे रहा है, 105 रुपए दे रहा है। तो भाड़ा कितना दे रहा है, वो 105 रुपए दे रहा है, और नियत भाड़ा हम क्या माने, x माने हैं, ठीक है, और प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा हम क्या माने हैं, y माने हैं। प्रति किलोमीटर भाड़ा हम y माने हैं, लेकिन वो प्रति किलोमीटर भाड़ा वो कितने किलोमीटर जा रहा है, वो 10 किलोमीटर जा रहा है। तो प्रति किलोमीटर में हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में। ये तो 1 किलोमीटर का भाड़ा है, अब वो 10 किलोमीटर की बात कर रहा है तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो ये क्या बनेगा, 105 बराबर x प्लस ये 10y हो जाएगा। इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट। देखिए एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन पढ़ते हैं यहां से। अब वही चीज बोला है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा वो कितना दे रहा है, 155 रुपए। तो 15 किलोमीटर के लिए दे रहा है, कितना दे रहा है, 155 बराबर नियत भाड़ा में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे हमने 1000 बोला था ना, चाहे हम किराए पे ले जाएंगे चाहे आप किराए पे ले जाएंगे, वो 1000 रुपए ही लेगा। लेकिन जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो तो बदलेगा। आप 5 किलोमीटर जाएंगे तो उसका अलग चार्ज रहेगा, हम 6 किलोमीटर जाएंगे तो उसका अलग चार्ज लगेगा। तो ये x तो x ही रहेगा, लेकिन ये जो अब ये 15 किलोमीटर जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 15y, और इसको मानेंगे हम समीकरण 2। जैसा कि आपको पता है कि इस दो इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। अलजेब्रिक में 3 आएंगे, कौन कौन सा आएगा, एलिमिनेशन आएगा, सब्स्टिट्यूशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन की, प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहला हम समीकरण नंबर 1 ले लें और यहां से x का मान निकाल लें। तो समीकरण 1 से देखिए लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है उसको लिखिए, पहले दिया है। अब देखिए 105 को उधर कर सकते हैं, जैसे हम सिस्टम से लिखते हैं तो लिख लेंगे x प्लस 10y बराबर 105 हो गया। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो 10y उधर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। आया समझ में। अब देखिए ये x का मान हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या हैं, जो x या y का मान निकालते हैं इसको इक्वेशन नंबर दूसरे में रख देते हैं। अगर पहले से निकाले हैं तो दूसरे में रखेंगे और दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। तो ये हमने पहले से निकाले हैं तो x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखिए x का
मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 क्या है, हम इधर बात करते हैं। देखिए समीकरण 2 है आपका ये x प्लस, यह है x प्लस 15y इक्वल 155। ये समीकरण नंबर आपका 2 है। अब इस समीकरण दूसरे में आप क्या करेंगे, x का मान उठा के रखिए। तो x का मान क्या है, 105 है और माइनस 10y है, माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल क्या हो जाएगा, 155। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, अब वही चीज पक्षांतर कर देंगे। तो 105 को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये यहां पे ध्यान दीजिए, ये माइनस 10y है और यहां पे क्या है 15y, मतलब एक माइनस में एक प्लस में, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 10 जाएगा, क्या आएगा 5y, तो यहां आएगा 5y और ये बराबर क्या हो जाएगा 155 इधर है और 105 उस तरफ जाएगा तो माइनस में 105। समझ में आया। अब देखिए 5y, इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए एक बार और 155 में से 105 जाएगा, क्या आएगा 50 आएगा, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। अब y का मान निकालने के लिए 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 50/5, तो ये 5 से काटेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मतलब y का मान निकल के आया क्या आपको 10, और y क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर आप अगर जाएंगे तो आपको कितना किराया देना होगा 10 रुपए। समझ में आया, ये हो गया प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब साथ में समझिए, अब y का मान निकल गया तो x का मान तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए y का मान उठा के ये इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं। तो y का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखिए। तो y का मान क्या है, x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 105 माइनस 10 और मल्टीप्लाई, y का मान कितना है, y का मान 10 है तो 10 रख देंगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 105 होगा और ये माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया। आया समझ में। अब ये देखिए x से जब 105 में से 100 निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 5। तो मतलब वो जो फिक्स किराया था, जो नियत भाड़ा था, वो कितना है 5 रुपए। फिक्स किराया 5 रुपए है और 1 किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना देना होगा, 10 रुपए देना होगा। यहां तक की बात तो हमने कर लिया, मतलब हमने ये यहां तक हमने सॉल्व कर लिया जो हमसे पूछा था कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम ये लिख देंगे नियत भाड़ा बराबर 10 रुपए और नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपए। अब एक क्वेश्चन और इसी में ऐड किया है। अब वो क्या है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है उसको कितना रुपए देना होगा। तो भाड़े के लिए हमने यहां पे एक फार्मूला लिखा, अगर इसको आप फार्मूला बना लें, ठीक है, तो आपको ज्यादा आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो भाड़ा के लिए देखिए हम जानते हैं क्या कि भाड़ा के लिए हमने फार्मूला बनाया है, नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा को हमने क्या बताया है x और प्रति किलोमीटर भाड़ा को हमने बताया है y। अब ये प्रति किलोमीटर के लिए कितना है, 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, 25y करेंगे, 25y। जैसे हम क्या कर रहे थे, 10 किलोमीटर था तो यहां पे 10 कर दे रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई, 15 किलोमीटर था तो 15 से मल्टीप्लाई। अब ये 25 किलोमीटर बोला है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी में सब का मान रख दीजिए। देखिए x का मान कितना है, आया है 5 आया है, प्लस 25 है, y का मान कितना आया है 10 आया है, रख दीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 25 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 255। ये आपका आ गया उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति 25 किलोमीटर चलेगा, तो उसके लिए कितना रुपए उसको देना होगा, 255 रुपए। अब एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखना जरूरी है। जो पूछता है लास्ट में आप उसका लैंग्वेज लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, उस टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है तथा व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको 255 रुपए देना होगा। ऐसे आप लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला हम पार्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर
थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। अगर अंशवाहर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका संख्याओं से रिलेटेड हो गया, दूसरा आपका भिन्न से रिलेटेड हो गया, और तीसरा आपका आयु से रिलेटेड हो गया। तो आपने संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया है, अब ये भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जो भिन्न का क्वेश्चन रहेगा उसके करने का तरीका देखिए। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न हमेशा किससे मिलकर बनी होती है? अंश और हर से मिलकर बनी होती है। भिन्न का मतलब कुछ ऐसे नंबर लिखा रहेगा 2/4, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। तो इसमें हम क्या मानेंगे? भिन्न ही मान लेंगे। ठीक है, कैसे मानेंगे देखिए, इसमें मानेंगे माना भिन्न बराबर माना भिन्न x/y है, x बराबर अंश, जो अंश है उसको x माने हैं हम, ठीक है, और जो हर है y को हम क्या माने हैं? हर मान लिए। हमने ऐसे कर दिया, जो x है वो अंश है और जो y है वो हर है। अब देखिए सॉल्व क्या करते हैं कि अब इसने बोला है कि भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती। किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11, यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और मिला दीजिए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने केवल अंश लिखा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। तो वही चीज करेंगे। तो पहले भिन्न देखिए, भिन्न क्या है? x। यहां पे प्रथम शर्तानुसार अगर देखा जाए, प्रथम शर्तानुसार देखेंगे तो भिन्न पहले क्या भिन्न माने हैं? x/y भिन्न माने हैं हम, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए क्या है, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है? 2 जोड़ने के लिए बोला है, तो 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, अंश और हर दोनों में क्या कर दीजिए? 2 जोड़ दीजिए। हमने 2 जोड़ दिया है। अब उसके बाद इसने क्या बोला है कि अंश और हर 2 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11। तो भिन्न कितना हो जा रही है? 9/11। मतलब अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 9/11। तो ये हो गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 का, इसका जब ऐसे रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा होगा। तो 11 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल रहेगा 9 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 9y हो जाएगा, और प्लस 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? x y को इस तरफ ला लीजिए और नंबर को उधर लेके चले जाइए। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल क्या हो जाएगा? 8, और प्लस 24 उधर जाएगा तो -22। ठीक है, तो ये 11x माइनस 9y इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए 22 से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -4। ये आ गया। ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए और इसको लिखिए सेकंड शर्तानुसार। तो जो सेकंड शर्त होगी वो क्या होगी कि यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न, पहले बात क्या है? तो भिन्न है x/y है। इसमें क्या कर रहा है? 3 अंश में भी जोड़ने के लिए बोल रहा है और 3 हर में भी जोड़ने के लिए बोल दे रहा है। अगर ऐसा हम करते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है? किसके बराबर हो जाती है? 5/6 के बराबर। तो इसको दिखाएंगे हम 5/6। आया समझ में? अब क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, और प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, यहां पे x/y। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 5y हो जाएगा, और ये प्लस होगा, 5 3 = 15। आया समझ में? अब y को इस तरफ ले जाइए, 8 को उस तरफ ले जाइए। तो y को इस तरफ लाएंगे तो 6x और -5y इक्वल क्या हो जाएगा? 15 होगा, और -18 उधर जाएगा तो -18 ऐसे होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा? ये 15 है, 18 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा? -3, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। आया समझ में? चलिए, हमको 2 इक्वेशन मिल गया। प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए, दोनों इक्वेशन मिल गया है। अब हमको पता है कि प्रतिस्थापन विधि से हम हल कैसे करते हैं। अच्छे से आपको पता है क्या करते हैं? समीकरण 1 या 2 में से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? समीकरण 1 से।
तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 ये है आपका 11x माइनस 9y इक्वल -4, ठीक है, ये दिया गया है। अब इससे क्या करेंगे, आप x का मान निकालिए, x का मान निकालेंगे तो ये उस तरफ जाएगा, तो 11x बराबर -4 होगा और ये प्लस 9y, ठीक है। x है इधर, 11 भी उस तरफ ले जाइए, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y और नीचे हो जाएगा 11। ये किसका मान होगा, x का मान आ गया आपको, ठीक है। ये देखिए x का मान मिल गया। अब जब x का मान मिल गया है तो क्या करते हैं हम, x का मान उठा के समीकरण नंबर किस में रख देंगे, दूसरे में रख देंगे, क्योंकि पहले से निकाले हैं तो दूसरे में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखिए x का मान। तो समीकरण 2 सबसे पहले लिख लीजिए, तो समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर क्या है, -3 दिया हुआ है, -3 कर दीजिए, ठीक है। अब x का मान रखिए, तो ये 6 है, मल्टीप्लाई x का मान कितना होगा, -4 और प्लस 9y, ठीक है, और नीचे 11 है, आप 11 कर दीजिए, ये x का मान हो गया। -5y ये है, -5y बराबर -3। अब देखिए अब क्या सॉल्व होगा, इस 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24 होगा, -24, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 54 हो जाएगा, 6 9 54, 54y, ठीक है। अब ये अपान में क्या है, 11 है, इसको 11 ऐसे लिखिए, और -5y है, -5y बराबर -3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम करेंगे तो 11 आएगा, एलसीएम इसका 11 एलसीएम करेंगे तो ये 11 से 11, ये तो -24 रहेगा, ये 54y ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -55y हो जाएगा, -55y हो गया। अब बराबर उधर कितना है, -3 है, -3 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए देखिए ध्यान से। अब करना क्या है हमको, इस 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा और इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 54y है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये 54y है और ये 55y, तो 55 में से 54 निकलेगा, कितना आएगा, y आएगा, लेकिन y किस में रहेगा, बड़ा माइनस में है, तो ये -y बचेगा केवल यहाँ पे, -y, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, -y आया, और ये -24 है, इसको अगर लिखना हो तो -24 एक बार और लिख दीजिए, -24y नहीं है, -24 केवल है, ठीक है। अब 11 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 होगा, बराबर -33। आया समझ में। अब देखिए क्या है, अब ये 24 है, उसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो -y बराबर क्या हो जाएगा, ये -33 रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में +24 हो जाएगा, ठीक है। ये 24 कर दिया हमने। अब क्या करिए, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दीजिए, 33 में से 24 माइनस करिए, देखिए -y बराबर, जब 33 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो 9 कर दिया, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो मतलब देखिए हमने y का मान निकाल लिया, ठीक है। अब y का मान निकालें तो y का मान उठाकर अगर इसमें रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, तो वही करिए। तो y का मान इसको समीकरण नंबर 3 मानिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को पहले लिखिए, x बराबर क्या दिया गया है आपको, -4 और प्लस 9y अपॉन क्या है, 11 है, ठीक है। ये आपका है, इसी में रखिए y का मान। तो देखिए क्या होगा, ये -4 तो -4 ही रहेगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई y का मान हमने कितना निकाला है, 9 निकाला है, ठीक है। तो y का मान हो गया 9 यहाँ पे, ठीक है। अब 11 है, हमने 11 को 11 ऐसे लिख दिया, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करिए, -4 होगा, प्लस 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, तो ये 81 हो गया, और बटे क्या हो जाएगा, 11,
अब देखिए 81 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो x बराबर क्या होगा, 81 में से 4 माइनस होगा तो 77 होगा, 77, और नीचे क्या होगा 11, तो 11 से इसको काट देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स x का मान कितना आ गया 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम भिन्न के क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट में लिखेंगे क्या, ये नहीं लिखेंगे x बराबर 7 है y बराबर 9 है, हम लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न बराबर, देखिए यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम अतः अभीष्ट भिन्न बराबर क्या है, भिन्न बराबर, देखिए भिन्न हमेशा x अपान वाई माने हैं, तो x की वैल्यू हमने कितना निकाला है 7 निकाला है, और y की वैल्यू कितनी निकाली है 9 निकाली है, तो अतः अभीष्ट भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी 7/9, ये इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका लास्ट जो क्वेश्चन बचा है उसको भी देखते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 का है, और ये लास्ट क्वेश्चन जरूर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको जरूर करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है देखिए क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु, मतलब इसमें क्या पूछा है कि जैकब है और पुत्र है, उसकी आयु के बारे में बताया है, और ये बोला है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो जब भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा तो हमेशा यही पूछेगा कि वर्तमान आयु बताना है। तो जब वर्तमान आयु के पूछेगा तो इसका मतलब ये बोला गया कि आज की आयु, तो अगर आज की आयु हम मान लेंगे माना वर्तमान आयु x और y है, जैसे मानते हैं माना वर्तमान आयु बराबर x और y है। ठीक है, अच्छा एक स्टेप करते हैं, एक स्टेप करते जाते हैं, समझते जाते हैं। तो पहले हम मानेंगे इसको, देखिए मानिए, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, आयु हमेशा वर्ष में होती है x वर्ष, तथा पुत्र की y वर्ष है। ठीक है, ये मान लेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की y वर्ष है। अब देखिए क्या है, अब ये पहली चीज बोला क्या है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का क्या मतलब हुआ कि अगर हम ये बोलें कि आज मेरी आयु 24 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 24 में क्या करेंगे 5 को प्लस करेंगे, तभी तो अगर आज मेरी उम्र 24 है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 24 में 5 प्लस करेंगे। तो वैसे ही बोला कि 5 वर्ष बाद, तो अभी अगर वर्तमान आयु जैकब की x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5। याद रखिए कि जब बाद की बात करें कि x 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो बाद में हमेशा वर्तमान आयु में प्लस कर देंगे, जितने वर्ष बोलेगा उतने वर्ष प्लस कर देंगे। और अगर पूर्व बोलेगा कि 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु में पूर्व आएगा तो माइनस कर देना है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये बोला है 5 वर्ष बाद, तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो देखिए 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी, वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5 ये वर्ष। ठीक है, और तथा पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की कितनी हो जाएगी, दोनों की बोला है ना 5 वर्ष बाद, तो अगर पुत्र की अभी y है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी y + 5, तो पुत्र की y + 5 वर्ष ये होगी। ठीक है, ये 5 वर्ष बाद की बात बोला है। अब उसके बाद ये बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए प्रथम शर्तानुसार इसने बोला क्या है, इसको बनाएंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, देखिए बोला क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी है x + 5 है, तो जैकब की आयु हो गई x + 5। पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु है y + 5, तो जैकब की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब आयु किसकी 3 गुनी हो रही है, जैकब की 3 गुनी हो रही है। किससे, पुत्र से, तो मल्टीप्लाई किसमें होगा, पुत्र में होगा, क्योंकि अगर
पुत्र में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो देखिए ज़्यादा कौन है, जो छोटा रहता उसी में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो बड़ा है ना, तो 5 वर्ष बाद ये ज़्यादा हो रहा है तो इसके बराबर दिखाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूँ कि तुम मुझसे 4 वर्ष छोटे हो या 4 वर्ष छोटे हो, तो मेरे बराबर तुम कब होगे, जब तुम्हारे में 4 प्लस कर दे। 4 वर्ष छोटे हो, जब 4 प्लस करेंगे तभी तो तुम हमारे बराबर होगे ना। तो सेम यही चीज़ है, 3 गुनी आयु का हो जाएगी, तो ये होगा ना, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आगे सॉल्व करिए तो x + 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y और प्लस 5 3 = 15। अब देखिए 3y है, इसको इस तरफ लाएंगे तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 होगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है माइनस में हो जाएगा। तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 10। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए। अब इसी के तर्ज पे इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे, देखिए सेकंड शर्त अनुसार क्या बोला है, बोला क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, बात होती है 5 वर्ष पूर्व की, तो यहां पे 5 वर्ष बाद था तो हमने x + 5 किया था। अब 5 वर्ष पूर्व रहेगा तो क्या हो जाएगा, वही चीज, पूर्व के लिए हमेशा माइनस, किसमें माइनस, वर्तमान आयु में, इसमें नहीं, वर्तमान आयु में। तो वर्तमान आयु यहाँ पे x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x - 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, x + 5, x - 5, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, y - 5। और उसके बाद बोला क्या है, जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। फिर जैकब की आयु बड़ी दिखा रहा है, तो जो बड़ी दिखाता है उसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए अधिक दिखाने का मतलब होता है प्लस करना, कम दिखाने का मतलब होता है माइनस, गुनी दिखाने का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 7 गुनी तो मतलब 7 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, पुत्र में कर देंगे। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो x - 5 होगा, बराबर होगा 7y - 35। ये हो जाएगा, तो 7 को इस तरफ लाइए, उसको उधर ले जाइए, तो x - 7y हो गया, बराबर देखिए -35 है और ये प्लस -5 है, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 35 में से 5 निकलेगा तो कितना आएगा, -30। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 7y हो गया, -35 हो गया। अब 7y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, और यहाँ पे -35 होगा, और अगर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो 35 में से 5 निकलेगा 30 आएगा, और 30 इसमें किसमें होगा जाएगा आपका, -30। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व किससे करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि लगाइए इसमें। तो हम समीकरण समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x - 3y बराबर दिया गया है आपको 10। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए 3 को उस तरफ ले जाइए, x बराबर 10 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में 3y हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये तो x का मान हमने निकाल लिया, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, x या y का मान निकालते हैं, तो x का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, और क्या करेंगे, इसी x का मान उठा के समीकरण नंबर दूसरे में रख देंगे। तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है लिखिए, x - 7y बराबर कितना दिया है, -30 दिया गया है। अब x का मान क्या है, 10 + 3y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 + 3y - 7y बराबर, अब ये देखिए ये -30 इधर है, -30 इधर रहने देंगे हम। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करिए, ये 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ले जाइए उधर, और यहाँ पे देखिए 7 में से 3 माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये हो गया 4y बराबर, ये -30 है और ये उधर जाएगा तो -10 हो गया, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा या y बराबर, तो 30 और 10 40 हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस में रहेगा क्योंकि बड़े में से छोटा वाला माइनस होगा तो माइनस होगा, तो ये -y, और 30 10 40 और ये माइनस में होगा, और ये जो 4 था 4 को हम ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई पे है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 4 से 4 काटेंगे कितना आएगा 10।
अब देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों पक्ष में माइनस है, तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे और y बराबर क्या बचेगा, बराबर 10। तो y क्या माने थे हम, y माने थे पुत्र की आयु। अगर पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। तो अब पिता की उम्र निकालना है, तो देखिए y का मान उठाकर किसी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको x का मान निकल आएगा, तो इसी में रख दीजिए। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, देखिए x इक्वल है 10 प्लस 3y है, ठीक, इसमें रखिए। तो x बराबर 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे y का मान कितना निकाले हैं, 10 निकाले हैं, तो 10 रख दीजिए। x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 10 है और प्लस 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 30 हो गया, और 30 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो x बराबर कितना आ गया, 40 वर्ष, क्योंकि उम्र की गणना हमेशा किसमें होती है, वर्ष में होती है। तो अब ये हो गया सॉल्व। अब जो हमने माना क्या था, माना जैकब की वर्तमान आयु x ये है। तो अब हम जो आंसर लिखेंगे वो आंसर में ऐसे लिखेंगे कि दोनों की वर्तमान आयु पूछा था, तो हम आंसर में लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये आप लोग जरूर लास्ट में देखिए क्या है कि जब आप एग्जाम में लिखिएगा कोई भी क्वेश्चन, तो जो पूछा रहेगा उसका स्टेटमेंट बना के अगर आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा माना जाएगा और कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।